difference between micro and macroeconomics. Right. The first topic we will deal is micro economics and macroeconomics. MACRO. हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, थोड़ा सा डिफिकल्ट। अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। नाम से मालूम होगा समष्टि मतलब जिसमें सब चीज समाहित हो। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट समझेंगे, दोनों का बीच में थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट तो हम पूरा पढ़ते हैं, उसको बेसिकली टू मेजर डिवीजन करते हैं फॉर द सेक ऑफ स्टडी, पढ़ने के लिए करते हैं और किसी कारण से नहीं करते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैक्रो जितने भी माइक्रो डाटाज हैं उसी के ऊपर मैक्रो डाटा का निर्माण होता है। राइट। मैक्रो मतलब हो गया समान तौर पे, माइक्रो मतलब क्या हो गया स्मॉल, और मैक्रो मतलब हो गया लार्ज या बिग, जो भी कहें आप, सिंपल तरीके से अगर समझिएगा तो। यानी कि यहां छोटा बात कर रहे हैं या बड़ा बात कर रहे हैं, तो छोटा क्या बात कर रहे हैं, छोटा जो हम कह रहे हैं यहां पे, इसका ये अर्थ है कि ये स्टडी द इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल कंपनी और बिजनेस। किसी एक व्यक्ति का जो क्रियाकलाप है समाज में, आर्थिक क्रियाकलाप से मेरा संबंध है ना। तो जो आर्थिक क्रियाकलाप है, जब वो कुछ करेंगे तो कुछ उनके इनकमिंग आउटगोइंग होगा, कुछ लाभ हानि होगा उसमें, है ना। आपको मान लीजिए कोई पर्सनल कोई दुकान है, मान लीजिए छोटी सी कोई शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, मान लीजिए आप उसमें सामान खरीद बिक्री करते हैं, तो आप उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगाए होंगे, एक्टिविटी करते हैं, प्लस प्रॉफिट जनरेट करते हैं, है ना। जो भी होगा प्रॉफिट लॉस, तो ये बहुत इस लेवल के डाटा को हम जब हम पढ़ाई करते हैं तो उनकी क्या समस्या है, उनको किस तरह से प्रॉब्लम सब फेस करना पड़ता है ना। उनको रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, किस दाम पे मिलता है, सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है, बाजार में जो सामान बेच रहे हैं वो कितने के बेच रहे हैं, किस तरह से बेच रहे हैं, तो उस तरह की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो। सिमिलरली किसी कंपनी के बारे में बात करें, किसी बिजनेस के बारे में बात करें, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, जब कोई बिजनेस होगा तो वहां पे क्या होंगे, कुछ एक्टिविटीज होंगी, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक्टिविटीज होगी, उसका आउटकम होगा, मार्केट के साथ उनका इंटरेक्शन होगा। तो दोनों बार इंटरेक्शन होगा, जब सामान खरीद, कच्चा माल खरीद करके कुछ दूसरा सामान बना रहे होंगे, तो मैक्रो के अंदर उस कंपनी विशेष का, बिजनेस विशेष के, उनके बिजनेस मार्केट के साथ जो इंटरेक्शन है, जो लेन देन है ना, उस सब की चर्चा करते हैं। कितना का कच्चा माल लेकर के आप आए, कितना का अपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, मतलब लेबर को लगाए और कुछ दूसरी चीजों को आपने इनपुट को डाला, फिर आउटपुट हुआ, उसको मार्केट में आपने बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, है ना। तो ये सारा कुछ क्या है, मैक्रो के अंदर पढ़ते हैं हम। ये स्मॉल अपने के बिजनेस के हिसाब से पढ़ते हैं, है ना, जो हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है, मैक्रो में जाना होता है, मतलब बड़ी लार्ज डाटा के रूप में हम जाते हैं, नेशनल लेवल पे चीजें क्या चल रही है। हालांकि ये सारी नेशनल लेवल की चीजें बन के इन्हीं से आती है, छोटी छोटी चीजों से। बाद में जब हम कहते हैं कि भाई पहले तो एक स्पेसिफिक यूनिट पढ़ते हैं, मान लो आपने स्टील के बारे में बात कर रहे हैं सपोज, तो हम बात करेंगे कि भाई एक बोकारो स्टील प्लांट है, तो बोकारो स्टील प्लांट में प्रोडक्शन स्टील बन रहा है, वहां पे आयरन और कच्चा माल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका आउटपुट हो रहा है कुछ। तो एक इकाई के रूप में उसकी जो समस्या है, उनका जो अपना प्रॉब्लम है, उसका अध्ययन करते हैं। फिर अगर पूरे स्टील इंडस्ट्री की बात करें
तो उसमें जितने भी स्टील के कारखाने होंगे देश के अंदर, चाहे चाहे राउरकेला में भी रहा हो कि और दूसरी जगह है, जमशेदपुर में है, तो सबको मिला देंगे, फिर देखेंगे भाई उनकी क्या समस्या है, उनके क्या मतलब आउटकम है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस में जा रहे हैं। लेकिन जब हम मैक्रो में जब हम जाते हैं तो वहां तक भी नहीं पढ़ते हैं, उससे जब ऊपर जाते हैं हम कह रहे हैं पूरा उद्योग में, पूरा औद्योगिक प्रोडक्शन की क्या स्थिति है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस लेवल का है, क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटा है या बढ़ा है। तो मिनिमम हम यहां से शुरू करते हैं और फिर नेशनल लेवल पे पूरा का पूरा जीडीपी के रूप में देखते हैं कि भाई पूरा देश में आर्थिक गतिविधियों की क्या स्थिति है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसा चल रहा है, जिसमें कि उद्योगों के साथ साथ एग्रीकल्चर का भी, सर्विसेज का, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, सब कुछ उसमें आ गया टोटल। तो जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े इंडिकेटर हैं, जैसे जीडीपी का बात करते हैं या फिर पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात करेंगे, तो पूरे इंडिया के बारे में बात करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन मान लीजिए बात करेंगे, तो हम क्या करते हैं पूरे देश के बारे में बात करते हैं कि भाई पूरे देश में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, कितना परसेंट अभी चल रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। आरबीआई यही पॉलिसी बनाती है, उसी रेट की बेसिस पे पॉलिसी बनाती है। तो इन्फ्लेशन को समझने का प्रयास करते हैं, जो बड़े बड़े इंडिकेटर्स हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। और यहां पे क्या करते हैं, यहां पे स्मॉल यूनिट को भाग लेते हैं, एक इकाई को लेकर के देखते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, जैसे अगर आपने 12th में कोई पढ़े होंगे आप लोग थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कुछ किया नहीं पढ़ा है ना, मैं मान भी करता हूं कि नहीं भी पढ़े होंगे ना। तो वहां पे क्या होता है कि हम जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं 11th वाली क्लास में पढ़िएगा तो आप, है ना, तो उसमें मैक्रो को पढ़ना होता है, जिसमें कि एक एक फैक्टर को लेकर के पढ़ा जाता है। जैसे मार्केट में एक बड़ा फैक्टर है डिमांड, है ना, तो देखिए वो आप पूरा डिमांड पे ही पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है कि भाई डिमांड का क्या है, डिमांड का थ्योरी क्या है ना, डिमांड कैसे मतलब घटता है बढ़ता है तो क्या उसका इफेक्ट होता है ना। तो ये सारा कुछ जो है या उसी तरह से सप्लाई का ही पढ़ेंगे, उस तरह प्राइस का ही पढ़ेंगे, प्राइस घटने बढ़ने के क्या कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से इकोनॉमिक थियरीज हैं जो विद्वानों ने दिया है, इकोनॉमिस्ट ने दिया है। तो ये सारा कुछ हम माइक्रो के अंदर डील करते हैं। लेकिन जब हम यहां बात करेंगे तो ऐसा नहीं बात, यहां सिर्फ बड़े इंडिकेटर बात करेंगे, नेशनल इनकम क्या चल रहा है। तो एक तरह समझिए कि मैक्रो में हम बात करेंगे तो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, एक जो बहुत ही संकीर्ण कार्य क्षेत्र है, ऐसा कह सकते हैं आप। और जब मैक्रो बात करेंगे तो विस्तृत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, पूरे एरिया को एक साथ लेकर के उनको जानने का प्रयास करेंगे कि वहां क्या परिस्थितियां चल रही है, क्या उसमें बेहतर हो रहा है या क्या मेरिट्स या डिमेरिट्स, सब कुछ इसमें देखते हैं। इसलिए जो है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम कई बार कहते हैं, टेक्निकली जो बात करते हैं उसको बोलते हैं प्राइस थियरी है ये, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको बोलते हैं इनकम थियरी है। अब ये क्या है, थोड़ा सुनने में टेक्निकल लग रहा है। प्राइस थियरी इसलिए कहते हैं कि यहां पर ज्यादातर हम चीजों को देखते हैं कि जो प्राइस कौन तय करता है, नेचुरली जो प्रोड्यूसर है वो तय करेगा प्राइस, तो प्रोड्यूसर ही तय करेगा ना हमेशा भाई, चाहे कोई भी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो या सर्विसेज हो। आप अगर कोई किसी सेक्शन में काम कर रहे हैं तो आप ही तय करेंगे ना अपने उत्पाद का। ठीक है, वो प्राइस तय करने में कौन कौन से फैक्टर होंगे वो तो अलग बात है। मैं यहां पे कह रहा हूं सिर्फ कि प्राइस कौन तय करेगा, इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस करेगा वो तय करेगा, है ना। भले ही मार्केट के हिसाब से तय करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो मार्केट में डिमांड उनका नहीं आएगा ना, मनमानी तरीके से नहीं कर सकता है, लेकिन वो लॉस को भी नहीं कर सकता है, ये भी देखने वाली बात है। तो जब वो प्राइस तय करता है कोई भी उद्योग, तो ये देखता है कि हमारा कितना इनपुट हुआ भाई, कितना हमने उसमें डाला, कितना हमने मैन पावर उसमें खर्च किए, इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्च हुआ, जितना भी इनपुट हुआ, और फिर कितना आउटपुट हुआ, और फिर हम कितना उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन हमारा होना चाहिए। फिर वो मार्केट भी देखता है कि मार्केट में कितना चल रहा है, ताकि हमारा गुड्स जो है कॉम्पिटिटिव बना हुआ रहे, हमारा वस्तु का डिमांड मार्केट में बना हुआ रहे। तो ये प्राइस फिर इसलिए होते हैं क्योंकि ये प्राइस तय किया जाता है इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के द्वारा। हर एक ही एरिया में आप देखिएगा, चार अगर कंपनियां काम कर रही है, चार प्रोडक्ट का दाम अलग अलग होता है। साबुन बनाने वाली मान लो 10 कंपनियां हैं तो 10 रुपए की, भाई साबुन
भले ही आप 150 ग्राम का ही ले लो, आप एक ही वेट का, लेकिन अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट मिलेगा आपको। तो कौन तय कर रहा है? वो प्रोड्यूसर तय कर रहा है। प्रोड्यूसर बता रहा है कि भाई हमने इतना इस पर इनपुट डाला है तो इतना प्रॉफिट के साथ इतना इसका दाम होना चाहिए। इसलिए वो जो स्टडी होता है उसको हम प्राइस थियरी कहते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इनकम थियरी। यहां पे हम देखते हैं बड़े स्तर पे कितना इनकम हो रहा है। जैसे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करो, भाई गवर्नमेंट के पास कितना इनकम आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर के पास जो प्राइवेट हाउस होल्ड है, घरेलू जितने लोग हैं इंडिया में, उनका इनकम कितना हो रहा है। तो उस लेवल पे हम बात करते हैं, इसलिए इसको इनकम थियरी बोलते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो दोनों अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आप ये कह सकते हैं कि इसी के मिलने से, इसी डाटा के मिलने से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स बनता है। लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि वो टेक्निकल हो जाता है और काफी माइन्यूट हो जाता है, जो हमें यूपीएससी के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। और इसी मैक्रो इकोनॉमिक का जो डाटा है उसी को हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी में, यूपीएससी में पढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जान लेना, समझ लेना। अदरवाइज और कोई इसका विशेष इंपॉर्टेंस नहीं है। एक दो बार क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। वो पूछ गया भाई मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताइए कि हमारा देश का विकास की क्या गति चल रही है ना। तो आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले, मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हम जानते ही नहीं है भाई, कैसे हम चीजों को समझे। तो इसको समझने के लिए, उसके आंसर करने के लिए मैंने एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा सा हमने बता दिया। अब इसको लिख लीजिए। पहला लिखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ द चॉइसेस दैट इंडिविजुअल एंड बिजनेस मेक ये समष्टि अर्थशास्त्र किसी व्यक्ति या कारोबार के द्वारा विकल्पों के चयन, choices that individual and business make, कॉमा देख लीजिए, the way these choices interact in the market, the way these choices interact in the market, and the influence of governments. हिंदी में कहिएगा जिस प्रकार बाजार में ये क्रियाएं, ये विकल्प अंतः क्रिया करते हैं, बाजार में ये विकल्प अंतः क्रिया करते हैं तथा सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का प्रभाव के अध्ययन को कहते हैं। तो प्योर इकोनॉमिक्स का ये डेफिनेशन है, एकदम से टेक्निकल डेफिनेशन है ये, है ना। तीन चीजें देखिए इसमें है। नंबर 1 में क्या है? चॉइसेस दैट इंडिविजुअल और बिजनेस मेक। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई कारोबार, बिजनेस जो भी विकल्प का चयन करता है, हमेशा उसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है, तो बिजनेस करना चाहता है, उसके पास कई सारे विकल्प होते हैं कि भाई क्या बनाना है, हमको साबुन बनाना है कि फाउंटेन पेन बनाना है कि क्या बनाना है ना। तो उसमें से जो भी चॉइस करता है वो पहली बात उसमें आएगी। फिर वो चॉइसेस जो होते हैं उनके, वो मार्केट से इंटरेक्ट करता है। वो देखता है कि मार्केट में उसके लिए क्या कच्चा माल अवेलेबल है कि नहीं है तो किस रेट पे है। फिर जो हम बनाएंगे उसका मार्केट में क्या डिमांड है, आज के रेट में क्या डिमांड चल रहा है, क्या कोई उसका डिमांड फ्यूचर में भी क्या होगा, ग्रो करेगा नहीं ग्रो करेगा। क्योंकि बिजनेस शुरू करने का मतलब है कि आप सोच रहे हैं आगे 10-20 सालों तक, तो कम से कम सोच ही रहे हैं कि 10-20 साल तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट में दिखेगा, तभी आप काम कर रहे हैं वहां पे कोई भी काम। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे कर रहे हैं। तीसरी बात जो कर रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट,
यानी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जो होती है वो आपके बिजनेस पे बहुत असर डाल सकता है। जो अक्सर देखिएगा सरकार कोई पॉलिसी बना लेती है और उस कारण से कई सारे उद्योग में जो है कई सारे कोई भी अच्छी बातें भी हो जाती है और कई समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे सरकार ने अभी कोविड आ गया, सरकार ने क्या किया, उन्होंने एक PLI स्कीम लेकर के आ गए, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम कहते हैं उसको, है ना। अब वो PLI स्कीम लेकर के आ गए हैं तो जो भी प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उस स्कीम में कहा गया कि जो जितना अधिक प्रोड्यूस करेगा उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा सरकार की तरफ से। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। और अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले क्या हुआ कि GST की काउंसिल की मीटिंग हुई और उन्होंने GST में काउंसिल मीटिंग में देखिएगा हमेशा क्या करते हैं, वो GST के रेट्स को बढ़ाते घटाते रहते हैं। वो कई चीजों पे बढ़ा देंगे, कई चीजों पे घटा देंगे, है ना। तो पिछला जो मीटिंग हुआ उसमें क्या हुआ, एक गेमिंग इंडस्ट्री है ना, जो कंप्यूटर गेम वगैरह खेलते हैं ना, गेमिंग इंडस्ट्री है, या फिर जो कैसीनो वगैरह चलता है गोवा वगैरह में बहुत पॉपुलर है और उसके पर्यटन का एक बहुत बड़ा मतलब पार्ट उसको माना जाता है। लोग जाते हैं तो शौक से, कोई भी जाता है यहाँ से इंडिया से भी जाएगा तो एक बार वहां जाके, क्योंकि कैसीनो हर जगह अलाउड नहीं है लेकिन गोवा में अलाउड है, तो आप वहां पे जाकर के थोड़ा गेम खेल लेते हैं। अभी सरकार ने इस बार क्या किया, अभी तक उस पर कोई टैक्स नहीं था, सडनली उसने क्या किया, टैक्स लगा दिया, वो भी एकदम हाईएस्ट वाले पे 28% का टैक्स लगा दिया। हाँ, तो एक से सुनिए कि अभी तक उसमें कोई टैक्स नहीं है, टैक्स लगाने का भी सिस्टम होना चाहिए ना। आप पहले लोअर ग्रेड पे लगाओ 5%, फिर बढ़ाते बढ़ाते ले जाओ 12%, है ना। हाँ, तो ऐसे ग्रेजुअली करना चाहिए ना। अब उन्होंने क्या किया, अचानक से कर दिया, वो भी 28%। और कितना कहने के बाद बाद में अभी तक तो कोई ये नहीं हुआ है कि इन पर कोई चेंज नहीं आया है कि ये हो गया। अच्छा, उन्होंने इतना ही नहीं किया, सिर्फ 28% लगा दिया, बल्कि रेट्रोस्पेक्टिव लगा दिया उसके ऊपर। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिस डेट में ये कानून बना उससे पहले से लागू हो जाएगा ये। तो उसने क्या किया, उससे पहले से लागू कर दिया, वो भी 5 साल 10 साल पहले से कर लागू कर दिया, ऑनर में ही कर दिया। हाँ, क्या वही मैं कह रहा हूं। तो आप सरकार की एक पॉलिसी से पूरा इंडस्ट्री की हालत खराब। अब गोवा की जो मेन गेमिंग इंडस्ट्री है ना, डाटा कॉर्प कुछ नाम उसका है। अब उसके बारे में अखबार में आता है कि वो कंपनी है 5,000 करोड़ की कंपनी है, 6,000 करोड़ की कंपनी है, 6,000 की है। और उस पर अगर पिछला टैक्स जोड़ दिया जाएगा तो करीब 11,000 का टैक्स आएगा, उसके 11,000 करोड़ रुपए का। 5,000 कंपनी है 5,000 करोड़ की, और 11,000 करोड़ का टैक्स उनको देना होगा, है ना। तो कंपनी चलाएगी, वो कंपनी क्यों देगी, बंद नहीं कर देगी। डेल्टा कॉर्प या कुछ नाम है ना, जो गेमिंग कंपनी है, गोवा में चलती है वो, उनका ऑनलाइन भी चलता है। अगर आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते होंगे, देखते तो आपको शायद मालूम होगा, है ना। तो ये डेल्टा कॉर्प लगभग समझिए कि अभी कोर्ट में गए हुए हैं मामला को लेकर के। अगर कोर्ट ने नहीं कुछ सुना तो उनको तो बंद ही करना पड़ेगा ना, और क्या उपाय है बताइए। क्योंकि अब उनको तो उतना कैपिटल नहीं है जितना टैक्स देना है उनको, तो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देंगे, भाई हम तो नहीं कर सकते ये काम, इतना पैसा कहां से लाएंगे। तो गवर्नमेंट, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जो प्रोड्यूसर होता है उसके ऊपर बहुत असर डालता है। इसलिए इसमें एक तीसरा जो पार्ट है, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये टैक्स के रूप में हो सकता है, इंसेंटिव के रूप में हो सकता है, कोई कोटा के रूप में हो सकता है, बैन के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, डिपेंड करता है किस रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेज ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। व्यष्टि अर्थशास्त्र उन मुद्दों पर केंद्रित है जो कि फोकसेज ऑन इशू दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। उन मुद्दों पर केंद्रित है जो व्यक्ति एवं
कंपनियों को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। अगले मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिग बताई दी आपको। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था के कार्य संपादन का अध्ययन है। So macroeconomics focuses on issues that affect the economy as a whole. अतः समष्टि अर्थशास्त्र उन मुद्दों पर केंद्रित होता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ डिसीजन मेकिंग ऑफ सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल व्यष्टि अर्थशास्त्र एकल आर्थिक चर के न्याय निर्माण, एकल आर्थिक चर के निर्णय निर्माण से संबंधित होता है, सच एज डिमांड, सप्लाई, प्राइस, कंज्यूमर एक्सेट्रा। जैसे मांग, आपूर्ति, मूल्य, उपभोक्ता इत्यादि। Whereas macroeconomics deals with averages and aggregates of the entire economy, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से अध्ययन करता है, सच एज नेशनल इनकम और जीडीपी, एग्रीगेट आउटपुट, हिंदी में राष्ट्रीय आय जैसे जीडीपी, राष्ट्रीय आय की तरह से निकालते हैं, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको ना, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, आजकल जीवीए निकालते हैं, है ना। तो सिर्फ ऐसे अभी फिलहाल लिख लिया राष्ट्रीय आय। एग्रीगेट सेविंग, समग्र बचत, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आय और व्यय,
आयात और निर्यात एक्सेट्रा, मतलब बड़े बड़े इंडिकेटर के बारे में इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स MI इज नैरो इन स्कोप। व्यष्टि अर्थशास्त्र का कार्यक्षेत्र संकीर्ण है। इज नैरो इन स्कोप, whereas macroeconomics is wide in scope, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र विस्तृत है। Macroeconomics is also known as price theory। ये यूपीएससी में प्री में एक बार क्वेश्चन आया था हमारा। ऑल्सो नोन एज प्राइस थियोरी। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थियोरी, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत कहते हैं। Macroeconomics, what here? Macroeconomics helps in developing policies at firm level। व्यष्टि अर्थशास्त्र कंपनी के स्तर पर नीति निर्माण में सहायता करता है। Developing policies at firm level, company level, whereas macroeconomics helps in developing policies at the national level, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में सहायता करता है। नीति निर्माण में सहायता करता है। तो ये दोनों के बीच एक बेसिक अंतर है, जिसको ध्यान में रखिएगा। ज्यादा नहीं सिर्फ पढ़ना है, मगर जितना मैं बता रहा हूं उतना जरूर करना है ना। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि आप का जो काम होगा, जितना मैं बता रहा हूं उस पर कमांड कर लेना पूरी तरह से। उसके बाद ही उसको बियॉन्ड जाइएगा। बियॉन्ड जाने का स्कोप बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर एक जो बेसिक पहले समझ पैदा करना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है कि भाई बेसिक रूप में वो क्या है, फिर हम उसको आगे जो है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सवाल तो बेसिकली करंट अफेयर से आते ज्यादातर सवाल। और इस बार तो उन्होंने इस बार क्वेश्चन देखे थे, है ना, देख करके सब लोग परेशान हो गए थे। इस बार तो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि और सेक्शन में भी उन्होंने, हाँ, उन्होंने एक अजीबो गरीब क्वेश्चन बनाया। अब इसका तो कोई जवाब नहीं है।